हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का 4th लेक्चर और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, सो थर्मोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने एक बार निकाल लिया है, बट ठीक है, दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि भैया वर्क इज इक्वल्स टू होता है माइनस पी डेल्टा वी, है ना। डेल्टा वी मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, है ना। इसको ओपन कर दो तो ये हो जाएगा माइनस पी वी टू प्लस पी वी वन। कैसे? माइनस यहाँ के साथ यहाँ आया और माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, है ना। हम जानते हैं कि भाई फॉर आइडियल गैसेस, और ये केस हम आइडियल गैसेस के लिए ही डिराइव कर रहे हैं। फॉर आइडियल गैसेस पी वी इज इक्वल्स टू होता है एन आर टी, है ना। तो इसका मतलब पी वी टू इज इक्वल्स टू होगा एन टू आर टी और पी वी वन इज इक्वल्स टू होगा एन वन आर टी, है ना। सो देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस एन टू आर टी प्लस एन वन आर टी। आर टी ले लो कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा एन वन माइनस एन टू। ठीक है, ओके। एन वन माइनस एन टू में से मैं माइनस कॉमन लेना चाहूँगा तो ये हो गया माइनस आर टी, तो ब्रैकेट में बचेगा एन टू माइनस एन वन। मैंने माइनस यहाँ से बाहर निकाल दिया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है, अब एन टू माइनस एन वन को हम बोलते हैं डेल्टा एन जी। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, तो इसीलिए वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन होता है माइनस डेल्टा एन जी आर टी। क्या होता है? माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज इन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज इन रिएक्टेंट साइड। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको अगर एक एग्जांपल लिख के दूं तो SO2 प्लस O2 गिव्स आउट SO3। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ SO2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ SO3। ठीक है, तो यहाँ पे सबके सब गैसेज ही हैं। ये भी आपका गैसियस है, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है। तो मैं आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप मुझे डेल्टा एन जी की वैल्यू बताओ, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आएगी NO2, मतलब यहाँ पे कितना है 2, माइनस N1 1 प्लस 2 3, तो यहाँ पे कितना आएगा -1। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। N2 प्लस 3S2 गिव्स आउट 2 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है, इसमें बताओ डेल्टा एन जी की वैल्यू इसमें कितनी आएगी? इसमें आएगी 2 माइनस 3 प्लस 1 4। 2 माइनस 4 कितना आएगा? -2। यहाँ पे कितना आ गया? -2। ठीक है, तो वर्क डन कभी भी निकालना हो तो ऐसे निकालते। आर की वैल्यू अगर जूल वगैरह में दिया तो 8.314, कैलोरी में दिया है तो 2, ATM लीटर में दिया है तो 0.0821। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में, और बाकी सब तो ठीक ही है ना। तो कभी भी केमिकल रिएक्शन का वर्क डन निकाल लो तो ऐसे आप निकाल सकते हो। बाकी एक उसमें एग्जांपल भी है तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, आइए अब हम लोग जानते हैं एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। कुछ डेफिनेशंस है, ये बस आपको याद कर लेनी है और बस, और क्या ही है। ठीक है, इसके बाद जो मेन थर्मोकेमिस्ट्री शुरू होगी वहाँ से मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। न्यूमेरिकल वगैरह यहाँ से आएगा, यहाँ से आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आ सकता है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ही नहीं, इससे ज़्यादा कुछ तो आएगा क्या, है ना। तो इसमें सबसे पहला है आपको फेज ट्रांजिशन, है ना, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। तो सबसे पहला है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। तो देखो डेफिनेशन में एक चीज़ तो फिक्स है कि इट इज़ द एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज। ठीक है, इतनी लाइन फिक्स है इसमें, मतलब डेफिनेशन याद करने का तरीका बता रहा हूँ। एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन बेसिकली हमारे सर बताए थे बोर्ड्स में। ठीक है, तो आप लोगों को यही तरीका आजमाना है। ठीक है, इट इज़ द एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज। अब इसके आगे जो भी डेफिनेशन आपको लिखना है उसके बारे में लिख दो। जैसे ये फेज ट्रांजिशन मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना है, गैस से वेपर में कन्वर्ट होना। ठीक है, अब गैस वेपर एक ही है। ठीक है, तो इट इज द, देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है, एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इसके बाद एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी है। फेज ट्रांजिशन में 2 आएगा बेसिकली। पहले आएगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, है ना। पहला क्या आएगा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन का एंथैल्पी आप जानते ही हो, सॉलिड से लिक्विड में जाना। वेपराइजेशन में लिक्विड से वेपर में जाना। तो इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इज। ठीक है, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन दैट अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है,
तो बस वही डेफिनेशन से आप लोगों को एक बार लिख देता हूँ मैं, याद हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमेशा एक लाइन कॉमन है, एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 मोल यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इट इज़ द एंथैल्पी चेंज लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस है, गैस है, ओके, डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया है। ऑकर एंथैल्पी चेंज दैट अकर व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड is converted into liquid without changing in temperature, into liquid without change in temperature at constant pressure, without change in temperature at constant pressure is enthalpy of fusion। यही है क्या? जी हाँ। ओके, तो ऐसे ही आप लोगों को डेफिनेशन लिखनी है, एकदम ऐसे ही आप लोगों को इसकी भी लिखनी है। इसका जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया है, बट यही चीज़ आपको फॉलो करनी है। फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड, तो एंथैल्पी चेंज दैट अकर व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखनी है, एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स when vaporization of 1 mole of a liquid, vaporization ऐसा ही कुछ है ना, vaporization of 1 mole of liquid, enthalpy change that occurs when vaporization of 1 mole of liquid takes place without change in temperature। ठीक है, मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इस पे मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure is called enthalpy of vaporization। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को सारी की सारी डेफिनेशंस लिखनी है। तो यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट बुक में देखूँ तो 1 2, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी है, फिर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, फिर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। तो इतनी डेफिनेशंस हैं, तो लाइन लाइन से हम लोग सबको देख लेते हैं। फिलहाल इसमें मीनिंग कुछ नहीं देखना है आपको, मीनिंग इतना ही है कि फ्यूज़न मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, वेपराइजेशन मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, दैट्स इट। ठीक है, इसमें कुछ खासा ऐसा नहीं है कि भाई आपको वो लग जाए कि भाई यार इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है ना, घबराहट वाली कोई चीज़ नहीं है। अब देखते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, जो कि सी है, ए बी हो गया, अभी सी देखते हैं। ठीक है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कैसे लिखोगे, एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, है ना, 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर को डायरेक्टली हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बाकी आप ऐसा भी लिख सकते हो कि विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो भी चलेगा, उसमें कोई गलत नहीं मानेगा। ठीक है, तो हमें देखना है सी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। आइए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन 1 mole of a solid is directly converted into vapor without change in temperature at constant pressure भी आप लिख सकते हो, या at constant temperature and pressure भी आप लिख सकते हो। at constant temperature and pressure थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल लग रहा है, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बढ़िया है ना, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये चलेगा आप लोगों को, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है एक साथ, बट पॉसिबल है। ठीक है, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अभी आता है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी है। ठीक है, इसके बाद एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। चलो इतने ही है, तो सबके डेफिनेशन लिख लेते हैं। दूसरा क्या है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मतलब समझते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था लास्ट ईयर, नहीं पढ़ा था।
आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली सबका सिंबल में डेल्टा एच आता है, सब्लिमेशन है तो एस लगा दो, आयनाइजेशन है तो जी लगाते हैं, आयन लगाते हैं बेसिकली हम लोग, है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा 11th में, अगर आपने मुझसे पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग में, तो सॉरी पीरियोडिक टेबल में, है ना। मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन में, इसका मतलब मैंने ये बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी खर्च हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। मतलब एक एटम है मेरे पास, इसमें से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे कितना एनर्जी इसमें देना पड़ेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है। सो इट इज द एंथैल्पी चेंज दैट अकर्स व्हेन रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसियस एटम टेक्स प्लेस, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, इट इज द एंथैल्पी चेंज, अकम्पनाइंग करके यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, बेसिकली अकम्पनाइंग वर्ड आप यूज कर लोगे तो फिर उसमें टेक्स प्लेस नहीं यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको भी आप कर सकते हो, इट इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनाइंग द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम, ठीक है। न्यूट्रल गैसियस एटम होता है बेसिकली, बट इसमें इन्होंने न्यूट्रल वर्ड यूज नहीं किया है, ठीक है। अकम्पनाइंग द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम, ऐसा ही है ना, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम बेसिकली, ठीक है, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को लिखना है। आयनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी हमें देना पड़ता है। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बन जाएगा Na+ और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बाहर। अब ये करने के लिए हमने कुछ ना कुछ एनर्जी दिया होगा तो ये एंडोथर्मिक होगा, तो इसलिए पॉजिटिव आता है 494 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप लोगों को याद नहीं रखना है वैल्यू को, ऐसा कोई वो नहीं है, मैं बस बता रहा था आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगती है, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल एटम हम क्यों यूज़ कर रहे थे, क्योंकि बेसिकली जो एटम होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो फिर ज़्यादा एनर्जी लगती है। पता है ना आपको कि एक इलेक्ट्रॉन तो आराम से निकल जाता है, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ना। तो आपको ये चीज़ पता ही होगी, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो, मुझसे क्या किसी और से पढ़ा है तो भी पता ही होगा। तो इसीलिए हम लोग न्यूट्रल एटम भी यूज़ करते हैं। न्यूट्रल एटम मतलब उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन ना निकला है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गया है अभी, ठीक है। So that's why we use that word, but in this definition it is not used, so we'll not include that. Next, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी एटम में डालते हैं तो उस एटम ने इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जितनी एनर्जी रिलीज की, जैसे सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन आराम से एक्सेप्ट कर लेता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद स्टेबल हो जाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम जब लेता है तो वो कितना एनर्जी रिलीज करता है। अच्छा, एनर्जी रिलीज करने से होता क्या है, एनर्जी रिलीज करने से एटम स्टेबल बनता है। आप जानते हो एटम की एनर्जी जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी वर्सेज पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपने देखा होगा कि एनर्जी जितनी कम होती है एटम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है ना। एनर्जी जितनी ज़्यादा एटम उतना कम स्टेबल। तो बेसिकली जब एक एटम एनर्जी एक एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो स्टेबल बनता है, और स्टेबल बनेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो एक्सोथर्मिक होता है वो। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ एग्जांपल, क्लोराइड प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू क्लोरीन आयन, और यहाँ पे एनर्जी है -349। -349 क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें देखनी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। छोटी मोटी डेफिनेशन है, डेफिनेशन से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा यहाँ से, टेंशन मत लो, ठीक है। मेन चीज़ तो आगे है जो इसके बाद में कंटिन्यू करूंगा। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑन द अदर हैंड गिव्स द एंथैल्पी चेंज। इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन that occurs when one mole of electron या gas phase atom of an element accepts electron to form gaseous ion, of an element accepts an electron to form gaseous ion, ठीक है। मतलब बेसिकली एक न्यूट्रल एटम है और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ताकि वो आयन बना सके। जैसे क्लोरीन है, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये खुश होगा और स्टेबल होगा। स्टेबल होगा इसका मतलब एनर्जी रिलीज करेगा, इसलिए जो इसका डेल्टा एच है वो आता है -349, ठीक है। इसको हम लोग डेल्टा एच ईजी से भी दिखाते हैं, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसीलिए ईजी इलेक्ट्रॉन गेन, और डेल्टा एच क्या हो गया, एंथैल्पी, ठीक है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो फिफ्थ आता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है, एटम में कन्वर्ट होना। जैसे Cl2 है,
तो ये क्या एक मॉलिक्यूल है, Cl में कन्वर्ट कर देंगे, एटम में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दैट्स व्हाट वी कॉल एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. इट इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पनाइंग द डिसएसोसिएशन ऑफ वन मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस इनटू एटम्स. ठीक है, इट इज द एंथैल्पी चेंज accompanying the dissociation of one mole of gaseous atom, गैसियस एटम नहीं बोल सकते बेसिकली, क्योंकि एटम में तो कन्वर्ट होना है, गैसियस सब्सटेंस इनटू एटम्स. ठीक है, जैसे कि हमारे पास Cl2 है, तो Cl2 को हमने तोड़ दिया Cl प्लस Cl में, तो तोड़ने के लिए हमने कुछ ना कुछ एनर्जी दी होगी, तो ये एंडोथर्मिक होता है. इसलिए इसका जो डेल्टा H है, डेल्टा H एटम, ये क्या आता है, ये प्लस आता है 242 किलोजूल पर मोल. ठीक है, तो बेसिकली ये होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. तो सारी एंथैल्पीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी. आयोनाइजेशन का भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन का भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, इसका भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो. एक और दिया है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में पहला आता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी एलिमेंट को जब किसी भी एलिमेंट को हम लोग जब H2O से रिएक्ट कराते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल ले लो, कुछ भी ले लो, उसको जब हम लोग H2O से रिएक्ट कराते हैं तो उसमें जो एनर्जी चेंज आता है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ, अगर नहीं लिख रहा हूँ तो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इसका कोई बोल्ड डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा एंथैल्पी सारा. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में बेसिकली दो एंथैल्पीज होती हैं, एक होता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और एक होता है क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी. ठीक है, क्रिस्टल लैटिस एंथैल्पी मतलब बेसिकली जो एक लैटिस बना हुआ है, सॉलिड स्टेट अगर आपने पढ़ा है तो आप समझ रहे होगे लैटिस का मतलब. ठीक है, उसकी जो एनर्जी है वो प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी को जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन एंथैल्पी. ठीक है, फिलहाल इंपॉर्टेंट सिर्फ इतने हैं क्योंकि ये बोल्ड में लिखे हुए थे, तो आप लोग इनके डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लो. और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री अपनी असली वाली. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अभी तक आप लोगों को इतना तो पता होगा कि भाई रिएक्शन दो तरीके का हो सकता है, एक एंडोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक, है ना. एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट दी जाए और एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज हो, है ना, मतलब एलिमेंट हमें खुद से, मॉलिक्यूल रिएक्शन के दौरान हमें खुद से हीट मिल जाए. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो डेल्टा H होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि हीट देना थर्मोडायनेमिक के हिसाब से पॉजिटिव होता है, और रिलीज होना नेगेटिव होता है. तो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है तो नेगेटिव होता है. एंडोथर्मिक में हीट इज़ गिवन, है ना, एक्सोथर्मिक में हीट इज़ रिलीज्ड. ठीक है, तो इसी के बेसिस पे सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की. ठीक है, बेसिकली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को इसने ऐसे डिफाइन किया है कि इट इज़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट. ठीक है, enthalpy of chemical reaction is the difference between the sum of enthalpies of product and that of reactant, each being in a definite physical state and their amount being represented by the coefficient in the balanced equation of reaction. बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है, काम का चीज़ नहीं है, बट हाँ डेफिनेशन तो याद करनी पड़ेगी आपको एग्जाम में लिखने के लिए. तो फिलहाल के लिए आप डेफिनेशन याद कर लो, लेकिन कुछ खास काम का नहीं है. ठीक है, तो रिएक्शन एंथैल्पी बेसिकली डेल्टा H R जो होता है ये होता है समेशन H प्रोडक्ट माइनस समेशन H रिएक्टेंट. ठीक है, समेशन H प्रोडक्ट माइनस समेशन H रिएक्टेंट, ये होता है आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का अगर आप डेफिनेशन देखोगे, ठीक है, यहीं से, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का अगर आप डेफिनेशन देखोगे यहीं से, तो डेफिनेशन आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ. एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंस between the enthalpies, sum of enthalpies of product and that of reactant, each being in a definite amount and in their physical state. ठीक है, मतलब उनका जो नॉर्मल फिजिकल स्टेट होता है उसी में पाया जाना. ठीक है, डेफिनेट फिजिकल स्टेट एंड देयर अमाउंट बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप चाहिए तो याद कर लो. वैसे मुझे नहीं लगता एग्जाम में वैसे इसका कुछ रोल है, लेकिन हाँ अभी तक हमें सिर्फ इतना पता चला है कि रिएक्शन दो टाइप का होता है. एंडोथर्मिक में हीट दी जाती है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है. और जो रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है समेशन ऑफ एंथैल्पी इन प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज इन रिएक्टेंट साइड. ठीक है, अब इसी को यूज़ करके हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव करेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले सीखना होगा हर एक चीज़ का नॉर्मल फिजिकल स्टेट, और फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन.
तो आज के लेक्चर में हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तक सीख के उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करके खुश रहेंगे। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, बॉन्ड एंथैल्पी और हेस लॉ। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, इसके बाद बस एक नॉर्मल चीज़ें हैं। अगले लेक्चर में अगला लेक्चर में हम सीखेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, बॉन्ड एंथैल्पी और हेस लॉ। ठीक है, जिसमें से हेस लॉ के ऊपर क्वेश्चन 2022 में मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था। और हेस लॉ मतलब अगर आपको आ गया ना तो फिर बाकी किसी का आपको उतना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बार वो आ गया तो फिर आपके लिए सब कुछ खेल होगा, है ना। तो फिलहाल सीखते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और हर एक का जो यहाँ पे लिखा था ना डेफिनेट फिजिकल स्टेट, तो डेफिनेट फिजिकल स्टेट क्या होता है वो अब हमें जानने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग जानते हैं रेफरेंस स्टेट क्या होता है हर एक एलिमेंट का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल मेटल्स आर टेकन एज सॉलिड इन देयर रेफरेंस स्टेट। ठीक है, रेफरेंस स्टेट में मेटल्स को हम लोग एज अ सॉलिड लेंगे। ठीक है, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फेरस हो गया, सोडियम हो गया, ये सबको हम लोग कैसे लेंगे? सॉलिड ही लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एग्जांपल्स में ये हो गया, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज मरकरी। मरकरी को हम लोग लिक्विड में लेते हैं, तो एक्सेप्ट Hg। ठीक है, मरकरी कहीं पर आए तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको हम लोग सॉलिड फॉर्म में नहीं लेंगे। उसके अलावा ये सारे आए तो इसे हम कैसे लेंगे? सॉलिड फॉर्म में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सब्सटेंसेस दैट आर taken to be in gaseous form are as follows। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको गैसियस फॉर्म में लेने हैं? इसमें H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, ठीक है, F2 हो गया, N2 हो गया। ठीक है, बस एक्सेट्रा मार दो, इससे ज़्यादा नहीं, यही सब तो आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये सब आपको गैसियस फॉर्म में लेना है। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन भी है, नोबल गैसेज हो गई, नोबल गैसेज भी इसी में आएंगी। ठीक है, नोबल गैसेज सारी की सारी आपको गैसियस फॉर्म में लेनी है। अरे भाई, जिसके नाम में ही नोबल गैसेज हो वो तो गैसियस फॉर्म में लिया जाएगा। इसमें एक ब्रोमीन एक्सेप्शन होता है, ये लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, और आयोडीन भी एक्सेप्शन होता है, ये हम सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। जैसे आपके घर में आयोडीन नमक में पाया जाता है ना, तो वो कैसा? सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑब्वियसली आपका नमक है ना। तो आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, बाकी सब कुछ यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सब हम गैसियस फॉर्म में लेंगे ड्यूरिंग अ रिएक्शन राइटिंग। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि रिएक्शन वगैरह को हम लोग लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड चीज़ देखते हैं। देखो, कई सारे एलोट्रॉपी समझते हो आप? मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने अलग अलग एलोट्रॉप्स में एग्जिस्ट करते हैं ना। जैसे कार्बन के क्या हो गए? ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन, ये सब हो गया ना। तो वैसे ही कुछ कुछ एटम्स का अपना एक वो होता है, एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमें एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में से एक फॉर्म को चुना गया है, तो वो फॉर्म्स आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जिन्हें आपको कंसिडर करना है, ठीक है, तो किसके किसके हमें बेसिकली सबसे ज़्यादा ध्यान देना है? कार्बन का। ठीक है, कार्बन का आपको लेना है ग्रेफाइट, हमेशा आपको ग्रेफाइट लेना है। डायमंड, फुलरीन ये सब आपको नहीं लेना है। ठीक है, सल्फर, सल्फर हमेशा आपको लेना है रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर आपको हमेशा लेना है। ठीक है, टिन, टिन हमेशा आपको वाइट लेना है। ठीक है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आप जानते ही हो, रेड फॉस्फोरस भी होता है और वाइट फॉस्फोरस भी होता है। तो कौन सा लेना है? वाइट वाला लेना है। ठीक है, रेड फॉस्फोरस अवॉइड करना है, लाल मतलब वैसे भी डेंजर होता है, तो रेड फॉस्फोरस को आपको अवॉइड करना है। ठीक है, ओके। अब देखो, जैसे अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, जैसे मतलब एलिमेंट अपना एलिमेंटल स्टेट में है या फिर एलोट्रॉपिक स्टेट में, मतलब जैसे मैंने सिर्फ लिखा है C2, मतलब कार्बन लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए इनका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है वो 0 आता है, बट वो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना जान लो आप लोग, इसके बाद मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ाता हूँ और फिर उसके बाद वो सब पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप नोट कर लो, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फिर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आ जाओ। चलो, तो अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ शुरू होने जा रही है, तो काफ़ी ध्यान से देखना है यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा HF।
ठीक है, तो ये होता क्या है, एंथैल्पी चेंज when 1 mole of compound is formed, 1 mole of compound is formed from its constituent state, constituent elements which are in their reference state. अच्छा, कंस्टिट्यूएंट वर्ड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट वर्ड आप अवॉइड कर रहे हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली वर्ड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो मैं इस तरीके से बताता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो जैसे मैंने बोला SO2 + O2 गिव्स SO3, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे SO2 और O2 को मिला के SO3 बनाया। हाँ, रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या इसे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बोल सकते हैं? क्या इसे हम लोग बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? नहीं बोल सकते। इसे हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, लेकिन हम इसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। वी कैन कॉल इट एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, लेकिन इसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। क्यों? सबसे पहला रीजन कि ये बैलेंस नहीं है ना। जैसे आपने यहाँ पे 2 लगा के यहाँ पे 2 लगा के बैलेंस कर दिया ना, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, मतलब बनना 1 ही मोल चाहिए। सो दिवाली आ रही है गाइस 3 दिनों में, इसलिए थोड़ा पटाखे जलते रहेंगे अब, तो आप भी इंजॉय करें, ठीक है। जो आवाज़ें आ रही है उसके लिए बोल रहा हूँ। तो 1 ही मोल बनना चाहिए। तो 1 मोल हम कैसे बना सकते हैं? बना सकते हो कैसे पता है? यहाँ पे SO2 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना, तो इसको तुम आधा कर दो ना, इसको आधा कर दिया तो ये 1 ऑक्सीजन हो गया। आधा O2 मतलब क्या? 1 ऑक्सीजन, तो 1 + 2 3 ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर। तो क्या अब ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया ना? अब भी हम लोग इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हुआ है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब बेसिकली आपको एटम्स को लेके बनाना है, ठीक है। मतलब कैसे? मतलब जैसे मैंने बोला सल्फर आपको लेना है रोम्बिक, ठीक है, आपने सल्फर ले लिया रोम्बिक। इसके बाद आपको लेना है 3 ऑक्सीजन, तो O2 आपने ले लिया, ठीक है, लेकिन 3 ही ऑक्सीजन लेना है, बट ये तो O2 है तो मैंने 3 कर दिया। अरे ये तो अब 6 हो गया, 6 हो गया तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 3/2 O2, तो 2 कट गया, बचा कितना? 3 ऑक्सीजन, तो इससे बना SO3, ठीक है। 1 मोल बन रहा है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है। सल्फर अकेला, ऑक्सीजन अकेला, अकेला अकेला रहना चाहिए, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है। तो अब इसको हम लोग बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बताना। N2 + 3H2, और अगर नहीं है तो उसको आप करेक्ट करना। 2NH3, क्या ये ΔHF है या फिर नहीं? अच्छा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं क्या? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम इसको भी बोल सकते हैं, इससे पहले जो लिखा था उसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब क्या? बस रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हम लोग इनको बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? ना, उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो क्या इसको बोल सकते हैं? ये पहला क्वेश्चन, इसे देखो जरा, ठीक है। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन लिखाता हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलो, सो दूसरा क्वेश्चन भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ओके, CaO + CO2 गिव्स आउट CaCO3, ठीक है। क्या इसको मैं ΔHF बोल सकता हूँ? और अगर नहीं बोल सकता हूँ तो उसे करेक्ट भी करो। तो ये सेकंड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दे दूँ, फिर आराम से बैठ के सॉल्व करते रहना, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन, कार्बन डायमंड + O2 गिव्स CO2, ठीक है। क्या इसे मैं बोल सकता हूँ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? बताओ, सॉरी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो मैं सबको बोल सकता हूँ, ठीक है, बैलेंस रहना चाहिए रिएक्शन, और क्या। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 1 पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की सबसे पहली डेफिनेशन क्या है कि प्रोडक्ट में सिर्फ 1 ही मोल होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे तो 2 मोल है, तो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे? N2 को N2 ही रहने देंगे, + 3H2, अब गिव्स आउट, यहाँ 2 हटा दो, अब NH3 कर दो। अब देखो हमें करना क्या है, यहाँ पे 1 ही नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे हमें 2 से 1 करना है। 2 नाइट्रोजन है ना, तो आधा कर दो, ये कर दिया आधा, तो 1 नाइट्रोजन हो गया। अब यहाँ पे 3 ही हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है ना, तो आधा कर दो, ये कर दिया आधा। तो अब 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 नाइट्रोजन यहाँ, 1 नाइट्रोजन यहाँ। तो अब इसे हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हाँ, एक और चीज देखनी थी कि क्या कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से जुड़ के वो बन रहा है, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जुड़ के बन रहा है क्या? हाँ, N2 और H2 से ही जुड़ के बन रहा है, तो हम इसे बोल सकते हैं। क्लियर? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या इस क्वेश्चन को हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं? पहली कंडीशन है कि 1 मोल ही बनना चाहिए। हाँ, बन तो 1 ही मोल रहा है, तो क्या बोल सकते हैं? ना,
क्योंकि यहाँ पे लिखा है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए। कौन कौन है? कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, तो कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन से बनना चाहिए। ये तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से बन गया है। तो क्या करते हैं, कैल्शियम लिखते हैं, ऑक्सीजन लिखते हैं, कार्बन लिखते हैं और इससे बनाते हैं CaCO3। अब देख के बैलेंस करो, ठीक है। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 लगाया। अब देखा हमने 3 दूना 6 हो जा रहा है, तो इसको आधा कर दिया तो 3/2 कर दिया, ठीक है। तो 3 ही ऑक्सीजन है। अब कार्बन यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक ही है, तो अब इसको हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक ही मोल बना है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही बना है, लेकिन वो एलिमेंट्स अपने रेफरेंस स्टेट में नहीं है। कार्बन का डायमंड हमने यहाँ पे ले लिया है, हमें क्या लेना है, हमें लेना है ग्रेफाइट। तो कार्बन का हमने यहाँ पे ग्रेफाइट लिया, प्लस O2 किया, मिला CO2। तो अब इसे हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसके पहले जो आ रहा था वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं था, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो सकता था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं था, ठीक है, ठीक है। अब देखो कभी भी एलिमेंट्स अगर अपने एलिमेंटल स्टेट में हो, मतलब जैसे ये O2 हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, तो इनके लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो 0 होती है, ठीक है। या फिर सिंगल ही रहने दो, सल्फर हो गया, ठीक है, यही हो गया, तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या रहती है, 0 रहती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चलो इसको नोट कर लो। नोट कर लिए? चलो मैं लिख देता हूँ दोनों पॉइंट्स, इसके बाद इसका मेन पॉइंट आएगा, बेसिकली इसका एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। तो उसको भी देख लेना थोड़ा, आ जाओ। सो ऑल एलिमेंट्स आर एलोट्रॉप्स in their reference state are considered to be having डेल्टा HF इक्वल टू 0, नॉट लगा दो बेसिकली, ठीक है, स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। और डेल्टा GF नॉट भी है। डेल्टा G क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी है ना, तो वो आगे आपको बताऊंगा, स्पॉन्टेनिटी वगैरह। तो ऑल एलिमेंट्स और एलोट्रॉप्स इन देयर रेफरेंस स्टेट, रेफरेंस स्टेट जैसे क्लोरीन का क्या था Cl2, ऑक्सीजन का क्या था O2, नाइट्रोजन का क्या था N2, तो इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। कभी अगर क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन अभी आएगा, रिएक्शन एंथैल्पी फॉर्मेशन एंथैल्पी से निकालने के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो वो करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अगर Cl2 दिया हुआ है तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना लेना है, आपको 0 लेकर चलना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंथैल्पी रेफरेंस स्टेट में हो या एलिमेंटल स्टेट में हो तो उसको कितना लेना है, 0 लेना है, ओके। टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस इज कंसीडर्ड टू बी 0, ठीक है। मतलब एंथैल्पी ऑफ आयंस जो है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस भी हम लोग 0 मान के चलते हैं। मतलब बेसिकली यह क्वेश्चन आपको आएगा नहीं तो छोड़ दो, बट क्या क्या कहना चाह रहा हूँ वो देख लो यहाँ पे। जैसे मैं आपको बोलूँ कि हमें निकालना है डेल्टा HF फॉर H+, ठीक है, H+ के लिए हमें डेल्टा HF निकालना है, तो ये हम 0 मान के चलेंगे, ठीक है। टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है, डेल्टा H+ का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसे हम 0 मान के चलते हैं, ठीक है। और इसके लिए H+ के लिए एक्वस फॉर्म में जो स्पॉन्टेनिटी होती है वो भी 0 होती है, डेल्टा G0, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी भी, ओके। इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, रेफरेंस मान के चलते हैं। H+ का जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है उसे हम 0 मान के चलते हैं, इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चंस करते हैं, ओके। तो इतनी चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अभी हम चलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालेंगे पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की हेल्प से, फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन की हेल्प से, फिर बॉन्ड एंथैल्पी की हेल्प से, ठीक है। और एट द एंड हम सीख लेंगे हेस लॉ जो कि ब्रह्मास्त्र होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की हेल्प से हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो अभी हम लोग चेकआउट करते हैं। तो मैं जैसे एक नॉर्मल रिएक्शन उठाता हूँ, C2H4 प्लस H2 गिव्स आउट C2H6, ठीक है, ऐसा ही है जी, हाँ ऐसा ही है। ये गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में और ये भी गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब मुझसे क्वेश्चन में पूछ रहा है भैया इसका तुम निकाल दो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ठीक है, निकालते हैं, कोशिश करते हैं। अच्छा देखो C2H4 कैसे बना होगा, C2H4 में 2 कार्बन लगे होंगे प्लस 2H2 लगा होगा और फिर ये बन गया होगा,
ठीक है। तो 2 कार्बन और 2 H2 से 1 मोल ऑफ C2H4 बना। तो क्या मैं ये जो प्रोसेस हो रहा है C2H4 बनने का, इसको मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ये हो गई मेरी चेंज इन एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन 1, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि कौन कौन एलिमेंट कैसे कैसे बना। C2H4 1 मोल बना है 2C और 2H2 से मिलके, तो 1 मोल बना है, एलिमेंटल स्टेट से बना है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ डेल्टा HF1, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद जो H2 है, ये H2 से ही H2 बना है ना। और मैंने बोला एलिमेंटल स्टेट या रेफरेंस स्टेट में हो तो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती है? 0 होती है। तो खैर इसको भी मान लो डेल्टा HF2, लेकिन ये होगा कितना? 0 होगा कितना? 0 ही होगा, है ना। वैसे ही C2H6 कैसे बना होगा? C2H6 बना होगा 2 कार्बन प्लस 3 H2 से, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं बोल सकता हूँ डेल्टा HF3, ठीक है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ये इतने एलिमेंट से मिलके क्या बना? इतने एलिमेंट से मिलके हमारा C2H6 बना, ठीक है। 2C प्लस 2H2 प्लस H2, मतलब बेसिकली 2C प्लस 3H2 वही चीज़ है। तो इतनी चीज़ों से मिलके क्या बना हमारा? C2H6। और ऊपर डायरेक्टली हमारा कैसे बना C2H6? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से। तो यहाँ पे क्या आ गया? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गया। तो एक रास्ता C2H6 बनने का ये था कि भाई डेल्टा HF1 लगा के पहले C2H4 बनाओ, फिर डेल्टा HF2 लगा के H2 बनाओ, फिर डेल्टा HF3 से इन दोनों को मिला के C2H6 बना दो, है ना। तो देखो हुआ कैसे, पहले C2H4 बना इनसे मिलके, फिर H2 बना इनसे मिलके, फिर इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लगी, ये बन गया। और दूसरा मेथड क्या था बनने का? डायरेक्टली इन सबको मिला के C2H6 बना दो। तो या तो डेल्टा HF3 से बना सकते हो, या तो डेल्टा HF1, HF2 और डेल्टा HR से बना सकते हो। तो इसका मतलब जो डेल्टा HF3 है वो अकेले ही इक्वल है डेल्टा HF1 प्लस डेल्टा HF2 प्लस डेल्टा HR के इक्वल है ना। तो डेल्टा HR हमें निकालना है, तो डेल्टा HR को हम लोग इधर लेके आते हैं, मतलब बेसिकली डेल्टा HR को वहीं रहने देते हैं और इन दोनों को यहाँ भेज देते हैं। तो ये हो गया डेल्टा HF3 माइनस डेल्टा HF1 प्लस डेल्टा HF2। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर भी माइनस आएगा, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ ना, ये देखो। तो हो गया ना, HF1 HF2 हमने क्या किया? यहाँ लेके आ गए, तो इनके पीछे लग गया माइनस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो HF3 जो है ये हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है। तो क्या मैं HF3 को लिख सकता हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसके पीछे अगर मैं समेशन लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट हो सकते हैं ना। माइनस अगर आप ध्यान से देखो तो HF1 C2H4 के लिए, HF2 H2 के लिए, तो बेसिकली ये दोनों जो है, ये सम जो है बेसिकली ये समेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ समेशन ऑफ डेल्टा HF फॉर रिएक्टेंट, और ये हो गया मेरा डेल्टा HR। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का वाया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कि भाई अगर तुम्हें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के थ्रू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो, ठीक है। तो याद रखना फॉर्मूले को, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है फॉर्मेशन में, क्योंकि अभी बॉन्ड एंथैल्पी आएगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन आएगा, उल्टा हो जाएगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले को एकदम ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। और अगर नहीं ध्यान आता है तो मेरी तरह ऐसे डिराइव कर लेना, ठीक है। खैर हो सकता है डेरिवेशन ना हो आपसे उस समय, कुछ और सोचने लगो, है ना, बट फॉर्मूला यही होता है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो होना चाहिए, चलो फिर एक क्वेश्चन हो जाए। मेरे पास है एक क्वेश्चन FeTO3, चलो ठीक है दिखाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रफ कर रहा हूँ मैं, डेरिवेशन किसी काम का नहीं है आपको बस फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग तरीके से दिया है, बट ठीक है, मेरा तरीका अलग है। Fe2O3 प्लस 3O2 3CO, ठीक है। Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स आउट 2Fe प्लस 3CO2, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डेल्टा HF जो CO के लिए है वो है A, ठीक है। डेल्टा HF जो Fe2O3 के लिए है वो है B, डेल्टा HF जो Fe के लिए है वो है C। अच्छा Fe के लिए नहीं दिया है, तो CO2 के लिए जो डेल्टा HF है वो है C, और तुम्हें कैलकुलेट करना है डेल्टा HR। चलो कैलकुलेट करो, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। पहले तुम कैलकुलेट करो। फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा HF ऑफ रिएक्टेंट, दैट्स इट। चलो कैलकुलेट करो, हो गया। आ जाओ, अब मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, दो रास्ते से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। आ जाओ। सो डेल्टा HR का पहले फॉर्मूला लिखो, क्या है? समेशन ऑफ डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट
माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच एफ ऑफ रिएक्टेंट। आपको पूरा लिखना होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि आरपी मतलब कुछ भी हो सकता है, आर मतलब रिएक्शन भी हो सकता है, वो तो यहाँ है ना, ऐसा। तो आपको यहाँ भी पूरा लिखना है। तो प्रोडक्ट में पहली बात देखो, जो एफ है ये अपने एलिमेंटल स्टेट में है, एफ को हम लोग एफ ही लेते हैं, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना हो गया, 0 हो गया, और दिया भी नहीं है, ना दिया रहे तो वैसे भी 0 ही मान लिया करो, ठीक है। CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, C, लेकिन कितने CO2 है यहाँ पे, 3 है, तो हम लोग लेंगे 3C माइनस डेल्टा HF ऑफ रिएक्टेंट्स, Fe2O3 कितना है यहाँ पे 1, Fe2O3 का कितना है B, तो B, ठीक है, प्लस CO का कितना है A, और कितने CO यहाँ पे 3, तो 3A, ठीक है। एट द एंड ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 3C माइनस B माइनस 3A, ये आ गया डेल्टा HR। ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन बाई चांस गलती से जानबूझ के एग्जाम में आप भूल गए इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, तब कैसे कैलकुलेट करोगे, बताओ। देखो, तब मैं एक तरीका सिखाता हूँ कैलकुलेट करने का, ठीक है। और इस कैलकुलेशन के तरीके बाद 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक का, फॉर्मेशन का, ठीक है, फॉर्मेशन वाले का न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर उसके बाद छुट्टी ले लेंगे। फिर अगले लेक्चर में कंबशन, बॉन्ड एंथैल्पी और हेस लॉ। ओके, तो दूसरा तरीका क्या है, जो जो यहाँ पे है ना वो आप बनाओ, जो जो यहाँ पे है वो आप बनाओ। तो Fe2O3 वहाँ पे है, ठीक है, CO वहाँ पे है, ठीक है। पहले Fe2O3 आप बनाओ, कैसे बनाओगे, 2Fe प्लस 3/2O2, तो इससे बन जाएगा Fe2O3, ठीक है, बन गया, ठीक है, बन गया। तो Fe2O3 के फॉर्मेशन का एंथैल्पी कितना है, B, तो इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए जो डेल्टा HR हो गया वो क्या हो गया, B, क्योंकि अब हम रिएक्शन लिख रहे हैं पूरी की पूरी, तो फॉर्मेशन नहीं लिख सकते हम लोग, मतलब लिख सकते हो बट ठीक है, रिएक्शन लिख दो B, चलो फॉर्मेशन ही लिख दो, तुम्हारी मर्जी है ठीक है, B, ओके। अब हमें बनाना है CO या CO2 बना लो। तो CO2 कैसे बनाओगे, C प्लस O2 गिव्स आउट CO2, ठीक है, और डेल्टा HF फॉर CO2 जो है वो कितना है, C, ठीक है, ठीक है। अब Fe बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे भी एलिमेंटल स्टेट में नहीं है, ठीक है। CO भी बनाना है तो CO भी बना लो, C प्लस कितना, हाफ O2 गिव्स आउट CO, ठीक है, हाफ O2 करोगे तो ही CO आएगा, और डेल्टा HF क्या है CO के लिए, A है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग को ये तरीका ना समझ में आए, बट ठीक है, आसान तरीका है, इससे अच्छा फॉर्मूला याद कर लो, हाँ वो भी ठीक है, फॉर्मूला कर लो। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये 3 स्टेप को ना रिएक्शन से मैच करना है, मतलब जैसे रिएक्शन है ना आपका वैसा आपको ये 3 स्टेप लेकर आना है। तो अभी आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा किसको किसको लिखना है, सबको लिखना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसका जिसका आपको दिया हुआ है उसका रिएक्शन आपको लिखना है। फॉर्मेशन दिया था CO का, हमने लिख लिया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया था Fe2O3 का, हमने लिख लिया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया था CO2 का, हमने लिख लिया। बाई चांस आप ज्यादा भी लिख लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे आप Fe का लिख भी लेते हो ना, 2Fe प्लस गिव्स आउट 2Fe, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, आंसर सही आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं रिएक्शन को देखूं तो Fe2O3 यहाँ पे प्रोडक्ट साइड है, लेकिन मेन रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड है। तो मैं क्या करूंगा, इस रिएक्शन को पलट दूंगा। पलटने के बाद ये रिएक्शन आ जाएगा ऐसे, Fe2O3 गिव्स आउट 2Fe प्लस 3/2O2, ऐसा आ जाएगा, ठीक। और अगर मैंने रिएक्शन पलट दिया, जब मैंने रिएक्शन पलट दिया तो डेल्टा HF हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, डेल्टा HF क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि मैंने रिएक्शन पलट दिया, तो ये आ जाएगा -B, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो CO2 यहाँ भी राइट हैंड साइड है, यहाँ भी राइट हैंड साइड है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे भी 3 टाइम्स होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 3C प्लस 3O2 गिव्स आउट 3CO2, ठीक है। और क्योंकि ये 3 टाइम्स हुआ तो ये भी 3 टाइम्स होगा, तो ये हो जाएगा 3C, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है, CO जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, बट यहाँ पे राइट हैंड साइड है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड है, तो हम इसको भी पलटेंगे। पलटने के साथ साथ हम 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्यों, क्योंकि 3CO है, तो पलट दिया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब A जो था वो पहले माइनस हुआ, फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आ जाएगा -3A, ठीक है। पलटोगे तो ये हो जाएगा 3CO गिव्स आउट 3C प्लस 3/2O2, ठीक है। अब जब आप लोग देखोगे ना तो आपका जो रिएक्शन है वो एकदम मेन रिएक्शन से मैच कर जाएगा। कैसे, देखो, तीनों रिएक्शन को ऐड कर दो। आप ऐड करोगे तो आप ये पाओगे कि यहाँ से देखो 3C रिएक्टेंट था, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड था, कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो 3O2 है, यहाँ पे 3/2O2 है, ठीक है, और यहाँ भी 3/2O2 है। ध्यान से देखो, प्रोडक्ट में 3/2O2 मिलकर कितने हो गए, 3O2, और रिएक्टेंट में भी 3O2, तो बेसिकली ये क्या हो गए, इससे कैंसिल आउट हो गए। अब देखो जो बचा वो लिख लो, रिएक्टेंट साइड में बचा Fe2O3 प्लस 3CO, तो Fe2O3 प्लस 3CO। प्रोडक्ट साइड में क्या बचा, Fe और CO2, तो 2Fe
प्लस 3 CO2। तो बेसिकली अब मेन रिएक्शन से मैच हो गया नहीं, Fe2O3 CO Fe और 3 CO2 मैच कर गया, बिल्कुल मैच कर गया। तो वैसे ही आप कोएफिशिएंट्स भी ऐड कर दो जो वहां पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आया था। बेसिकली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अभी इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि देखो अब ये पलट गया है ना, Fe2O3 इस साइड आ गया, यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थोड़ी रहा, इसलिए मैं डेल्टा HR लिख रहा था पहले, है ना। तो इनको भी अब ऐड कर दो, तो -B प्लस 3CA माइनस 3A, -B प्लस 3CA माइनस 3A, ठीक है, सीधा कर दो तो 3C माइनस B माइनस 3A। देखो यही आंसर है, सेम आंसर है ना। ये बढ़िया तरीका, इसी तरीके से करो। और इसी तरीके को लोग हेस लॉ नाम से बुलाते हैं, तो हेस लॉ कुछ और नहीं यही है ठीक है, हेस लॉ कुछ और नहीं यही है। कैसा, स्टेप बाय स्टेप जब रिएक्शन को हम लोग ऐसा ऐसा करके ऐड करके करते हैं तो हम लोग उसको हेस लॉ बोल देते हैं। फिलहाल तरीका बढ़िया है ना, जैसे कभी फॉर्मूला भूल गए तो इस तरीके से कर सकते हो। हाँ प्रैक्टिस लगेगी, जल्दी नहीं आएगा तुम्हें, प्रैक्टिस लगेगी, बट टेंशन मतलब मैं हूं ना। हेस लॉ कराने के बाद 3 एग्जाम्पल कराऊंगा आपको, बोर्ड एग्जाम में आया था इसलिए जरूरी है, ठीक है। अच्छा चलो अब नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं इस फॉर्मूले से, डेल्टा HR इक्वल टू समेशन डेल्टा HP माइनस समेशन डेल्टा HF R, ठीक है। चलो चलिए, तो ये एक सॉल्व एग्जाम्पल मिला आपकी टेक्स्ट बुक में, तो इसे कर लेते हैं हम लोग, सिंपल है वैसे तो। अब देखो इन चारों एलिमेंट्स में से आपको पता है कि जो O2 है वो अपने एलिमेंटल स्टेट में, तो इसीलिए इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। जिसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या रिएक्शन या बॉन्ड एंथैल्पी कुछ भी अगर ना दे, 0 मान लिया करो उसे, ठीक है, ज़्यादा सोचने का नहीं, जो भी ना दिया हो 0 मान लेने का उसे। तो बेसिकली एंथैल्पी ऑफ कंबशन हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि 2 मोल यहाँ पे कंबस्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन होती है वो फॉर्मेशन से ही सिमिलर होती है, इसीलिए आपकी टेक्स्ट बुक में एंथैल्पी ऑफ कंबशन का कोई सेपरेट फार्मूला नहीं दिया है, लेकिन मैं दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, पूरा बताऊंगा आपको। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा HR का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, समेशन डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन डेल्टा HF ऑफ रिएक्टेंट। आप बेसिकली फुल फॉर्म लिखोगे तो प्रोडक्ट में 4 CO2 है, तो CO2 के लिए कितना है 393.5, तो 4 इंटू माइनस 393.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस प्रोडक्ट का यहाँ पे लिख लो और रिएक्टेंट का यहाँ पे लिख लो, है ना, समेशन है तो प्लस करके लिखो, बाद में ये माइनस साइन अपना काम कर देगा। और क्या यहाँ पे 6 H2O है, तो H2O को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू माइनस 285.8, ठीक है, ठीक है। अब रिएक्टेंट साइड में 7O2 है तो उसका तो 0 हो गया, प्लस 2 C2H6 है, तो C2H6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू माइनस 84.9। चलो सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मैं 393 को मान लेता हूँ, 393 मान लेता हूँ, तो 393 गुणा 4 कितना होता है, 4 तिहाई 12, 4 नवैया 36, 4 तिहाई 12, 1572, तो 1574 हो गया। तो माइनस 1574 ये आ गया, बेसिकली 0.54 जा 2 होता है, तो 1572 में 2 जोड़ दिया। तुम्हें क्या लगा शॉर्टकट मारूंगा, अरे यार वैसे सही लगा था ठीक है। 285 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, 6 दूनी 12, 1710, और 0.86 जो होता है 4.8, तो 4.8 इसमें जोड़ दो तो 1714.8, ठीक है, माइनस। आगे बढ़ते हैं, 0 का 0 रहने दो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 84.92 का कितना हो जाएगा 169.8, तो ये हो गया माइनस 169.8, तो ऐड कर दो माइनस 1574 माइनस 1714.8 प्लस 169.8, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं 1574, सही तो यार, शक काय को करता हूँ मैं खुद पे, तो 1574 1714.8, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 8 8 8 3 32 88, ठीक है, माइनस 169.8, तो ये ख़त्म। 7 18 में से 9 गया 9, 7 में से 6 1 1 3 1 1 9, तो ये आ गया माइनस 3119 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आ गया आपका डेल्टा HR। अब आप जाना मत, आपके लिए एक होमवर्क है कि सेम क्वेश्चन को आप फॉर्मेशन वाले मेथड से करके देखो। फॉर्मेशन वाले मेथड से सेम क्वेश्चन को कैसे करोगे, आप यहाँ पे बनाओगे C2H6, उसके नीचे बनाओगे CO2, उसके नीचे बनाओगे H2O, O2 बनाने की जरूरत नहीं है, एलिमेंटल स्टेट से बनाओगे, और फिर उसके बाद आप रिएक्शन में ऐसे अल्टा पल्टी करोगे कि ये इससे मैच कर जाए, और उसके बाद ऐड कर देना। होमवर्क अच्छे से कर लेना, ठीक है, प्लीज कर लेना, तो आपको हेस लॉ अच्छे से आ जाएगा। मैं जानबूझ के हेस लॉ बार बार करा रहा हूँ क्योंकि उसके ज़्यादा चांस है, ठीक है। और अगर आप उसको बेहतरीन तरीके से कर लेते हो तो आपको काफ़ी काम आएगा वो, है ना। बेसिकली बोर्ड से नहीं, CT वगैरह में भी, मतलब वो ब्रह्मास्त्र है, वो आ गया तो फिर फॉर्मूले की ज़रूरत क्या है यार। हमने हेस लॉ करते समय ये सब सोचा क्या, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, नहीं। हाँ थोड़ा आसान हो जाता है, इन सब भी वहीं से डिराइव हुआ है, हेस लॉ से ही।
ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और उसके बाद एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे कंबशन से निकालते हैं वो। उसके बाद हम सीखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी, फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं बॉन्ड एंथैल्पी से वो, और फिर उसके बाद हम सीखेंगे हेस लॉ, दैट्स इट। ठीक है, उसके साथ हमारी थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।